Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 8 April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. After vesico-vaginal fistula repair, important intervention is: वेसिको वेजाइनल फिस्टुला के रिपेयर के बाद सबसे ज़रूरी एक्शन कौन सा है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अवॉइड यूरिन कलेक्शन इन ब्लैडर, एडिक्वेट रेस्ट, एंटीबायोटिक्स, अर्ली एम्बुलेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेसिको वेजाइनल फिस्टुला आखिर होता क्या है। वेसिको वेजाइनल फिस्टुला इज अ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लैडर एंड वेजाइना। अगर किसी क्लाइंट में ब्लैडर और वेजाइना के बीच एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए तो इसे आप फिस्टुला या वेसिको वेजाइनल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। वेसिको शब्द का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर, और वेजाइना को आप जानते ही हैं। इन दोनों के बीच में जो एबनॉर्मल ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, और इसे ठीक करने के लिए सर्जरी द्वारा रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंसस इज टेकन यूजुअली एवरी। आपको बताना है कि सेंसस या जनगणना कितने सालों में एक बार होती है। हर 2 साल में, 10 साल में, 1 साल में या 5 साल में। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 10 ईयर्स। हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। आखिरी जनगणना हुई थी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी टर्म न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के समय कितनी हार्ट रेट होना नॉर्मल माना जाता है? 80 टू 100 बीट्स पर मिनट, 70 टू 110, 120 टू 160 या फिर 100 टू 120। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, टर्म बेबी का मतलब होता है ऐसे सभी बच्चे जिनका जन्म 38 वीक्स से लेकर 42 वीक्स की प्रेगनेंसी के दौरान हुआ हो। इससे पहले अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो वो प्रीटर्म बर्थ है, और 42 वीक्स के बाद अगर जन्म हुआ है तो वो पोस्टर्म बर्थ है। और टर्म बर्थ पर जन्म लेने वाले सभी बच्चों में हार्ट रेट 120 से 160 बीट्स पर मिनट के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी when administered during pregnancy is known as। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई मेडिसिन दी जाए और इस मेडिसिन के कारण बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, कोई विकृति हो जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? थेराप्यूटिक इफेक्ट, आइट्रोजेनिक इफेक्ट, नोजोकोमियल इफेक्ट या टेराटोजेनिक इफेक्ट। The right answer is option D. It is called teratogenic effect. Any agent like drugs, pathogen or toxin which causes abnormal development of embryo is called teratogenic. प्रेगनेंसी के दौरान यदि कोई मेडिसिन दी जाए या कोई पैथोजन से मदर इन्फेक्ट हो या कोई टॉक्सिन बॉडी में पहुंचे, तो इनके द्वारा अगर फीटस में कोई एबनॉर्मलिटी कॉज कर दी जाती है तो ये कंडीशन टेराटोजेनिक कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसाइटिस अकर्स ड्यू टू, एसाइटिस किस कारण से होता है? हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारे बॉडी में अगर एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी का एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में जाकर एक्यूमुलेट होने लगेगा और इस कंडीशन में पेशेंट का एब्डोमेन वाला हिस्सा एबनॉर्मली लार्ज दिखाई देगा। यही कंडीशन एसाइटिस कहलाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे ब्लड में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा वाला प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड रहता है उन्हें बांध कर रखता है। सिंपली कहें तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर ही रखता है। अगर किसी कारण से एल्ब्यूमिन प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाए तो ये फ्लूइड ब्लड वेसल से निकलकर इंट्रासेल्यूलर स्पेस में एक्यूमुलेट होने लगेगा और पर्सन में एडिमा डेवलप हो जाएगी। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्साकॉफ साइकोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, नीचे बताए ऑप्शंस में से उस विटामिन को सेलेक्ट करें जिसकी कमी से कोर्साकॉफ साइकोसिस हो सकता है। विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी3, विटामिन बी12। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विटामिन बी1। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी एंड कोर्साकॉफ साइकोसिस are caused by the deficiency of vitamin B1. विटामिन B1 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसे हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं। इस विटामिन की कमी होने से वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ साइकोसिस जैसे डिजीज हो सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन B12 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी होने से पर्नीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्जरी इज यूज्ड इन सर्जिकल मेनोपॉज, सर्जिकल मेनोपॉज के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है? बाइलेटरल ऊफरेक्टोमी, यूनिलैटरल ऊफरेक्टोमी, बाइलेटरल ट्यूबेक्टोमी या फिर ट्रैकिलेक्टोमी। The right answer is option A. Bilateral oophorectomy is done for surgically causing menopause state. Bilateral oophorectomy is a removal of both ovaries done to prevent disorder or spread of cancer cells and surgical menopause. Salpingo-oophorectomy, removal of fallopian tubes along with the ovary, often the threat cancer and other disorders. सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेनोपॉज क्या है। मेनोपॉज वह कंडीशन है जिसके आने के बाद वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। मेनोपॉज इज अ परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर किसी भी वुमेन में कैंसर जैसी कंडीशन के फैलने की संभावना है तो इस सिचुएशन में हम उस वुमेन की ओवरीज को सर्जरी द्वारा रिमूव कर लेते हैं। इसे हम बाइलेटरल ऊफरेक्टोमी के नाम से जानते हैं और ऐसा प्रोसीजर करने के बाद मेनोपॉज स्टेट आ जाती है। साल्पिंगो ऊफरेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सर्जरी के द्वारा हम फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज दोनों को ही रिमूव कर देते हैं। बाइलेटरल ऊफरेक्टोमी में तो सिर्फ और सिर्फ ओवरीज रिमूव की जा रही थी दोनों, जबकि साल्पिंगो ऊफरेक्टोमी प्रोसीजर में
फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ ओवरीज भी रिमूव की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट। प्रेगनेंसी के पूरे पीरियड में कुल कितना वेट गेन देखा जाता है? 6 kgs, 8 kgs, 11 kgs या 14 kgs? The right answer is option C, it is 11 kgs. प्रेगनेंसी के दौरान कुल 11 से 12 kg वेट गेन देखा जाता है। अगर आपसे ट्राइमेस्टर वाइज यदि पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 12 वीक्स की ड्यूरेशन में 1 kg वेट गेन देखा जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 13 वीक्स से लेकर 38 वीक्स तक 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kgs, 1 kg, 5 kg, 5 kgs, टोटल 11 to 12 kgs वेट गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which position is given to a patient after mastectomy? मैस्टेक्टॉमी प्रोसीजर के बाद पेशेंट को आप कौन सी पोजीशन देना प्रिफर करेंगे? साइडलाइन ऑफ अफेक्टेड साइड, एलिवेट अफेक्टेड हैंड विथ पिलो, लेफ्ट लेटरल पोजीशन या फिर प्रॉन पोजीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मैस्टेक्टॉमी के बाद हम पेशेंट के अफेक्टेड साइड वाले हैंड को पिलो के ऊपर रखकर उसे एलिवेटेड रखेंगे। आइए जान लेते हैं इसके रैशनल के बारे में। मैस्टेक्टॉमी इज अ मेडिकल टर्म फॉर सर्जिकली रिमूवल ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट partially or completely. A mastectomy is a surgery carried out to treat breast cancer. मैस्टेक्टॉमी ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल किया जाने वाला सर्जिकल अप्रोच है। इस प्रोसीजर के अंदर हम एक या दोनों ब्रेस्ट को पार्शली या कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं और ब्रेस्ट रिमूवल के बाद मैस्टेक्टॉमी प्रोसीजर के बाद जिस साइड का ब्रेस्ट रिमूव किया गया है उस साइड के हैंड को पिलो के ऊपर रखते हैं ताकि इसेंशियल सर्कुलेशन मेंटेन्ड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया? सर्जरी से पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है और इस एनेस्थीसिया को देने के बाद कौन सी पोजीशन दी जाती है? सिम्स, सुपाइन विद अंडर हेड पिलो, फ्लैट या हाई फॉरवर्ड पोजीशन? The right answer is option C, very basic and important question. जब भी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद उसे हमेशा फ्लैट पोजीशन में मेंटेन किया जाता है, यानी कि इसके हेड के नीचे किसी भी प्रकार का सपोर्ट यानी पिलो नहीं रखेंगे, ना ही इसका हेड हाई होगा ना ही हेड इसका डाउन होगा। एक प्लेन सरफेस पर बिल्कुल फ्लैटली इसे लिटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन चिल्ड्रन। बच्चों में सबसे पहले कौन सा टीथ अपीयर होता है? प्रीमोलार, इंसिजन, कैनाइन्स या थर्ड मोलार? फर्स्ट टूथ दैट अपीयर्स इन द चिल्ड्रन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इंसीजर टीथ जो है सबसे पहले अपीयर होने वाला टीथ है। द फर्स्ट टूथ यूजुअली अपीयर्स अराउंड 6 months ओल्ड। बच्चे में सबसे पहला दांत 6 महीने की उम्र पर आता है और ये जो टीथ होते हैं ये जनरली लोअर इंसीजर होते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार के जो टीथ हैं जो कि कटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इसे हम इंसीजर टीथ कहते हैं और बच्चों में सबसे पहले यही अपीयर होते हैं। लोअर इंसीजर टीथ सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले जो टीथ आते हैं उसे हम डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं
और ये 6 मंथ तक वापस गिर जाते हैं और उसके बाद जो टीथ आते हैं इन्हें हम परमानेंट टीथ के नाम से जाते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है और मिल्क टीथ संख्या में 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन यानी MSAFP is elevated in which of the following except, never ignore this word, इन चारों ऑप्शंस में से किस कंडीशन में MSAFP का लेवल नहीं बढ़ता है, ये आपको बताना है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज में, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में, RH आइसो इम्यूनाइजेशन में या फिर डाउन सिंड्रोम्स में। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज डाउन सिंड्रोम। आइए हम बात कर लेते हैं कि किन कंडीशंस में आपको MSAFP का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने पर, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ होने पर, मल्टीपल प्रेगनेंसी होने पर, रीनल एनोमलीज होने पर, RH आइसो इम्यूनाइजेशन होने पर, इन सभी सिचुएशन में हाई लेवल देखा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से बनता है, तो आप बताएंगे ये योक सैक और फीटल लीवर से बनने वाला सब्सटेंस है। अब आपसे पूछा जाए कि लो लेवल किन कंडीशंस में देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम और गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। इन दो इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस में आपको MAFSP का लेवल कम देखने को मिलेगा, डाउन सिंड्रोम एंड गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. X is undergoing chest physiotherapy after CABG. Which of the following level of prevention it illustrates? किसी पेशेंट को यानी मिस्टर एक्स को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट किया गया, उसके बाद उन्हें चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जा रही है। ये किस लेवल के प्रिवेंशन को बताता है, आपको ये सेलेक्ट करना है, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज टर्सरी प्रिवेंशन। CABG प्रोसीजर क्या है? जब किसी पेशेंट में हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली आर्टरी यानी कोरोनरी आर्टरी, इसमें किसी प्रकार का क्लॉट बन जाए जिसके कारण ब्लड यहाँ से हार्ट तक पर्याप्त मात्रा में ना पहुँच पाए, तो इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए हम एक बाईपास कनेक्शन बना देते हैं, उसे ही हम CABG प्रोसीजर कहते हैं। मान लीजिएगा इस क्लॉट को यहाँ से रिमूव कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर दूसरी आर्टरी लगा देंगे जिसके थ्रू ब्लड यहाँ से होकर इस क्लॉट को बाईपास करते हुए हार्ट तक पहुँच जाएगा और अब पेशेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रोसीजर CABG यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कहलाता है। आइए टर्सरी प्रिवेंशन क्या है इस पर भी बात कर लें। टर्सरी प्रिवेंशन फोकसेस ऑन पीपल who have already affected by the disease. The goal is to improve the quality of life by reducing disability, limiting or delaying complications and restoring function. This is done by treating the disease and providing rehabilitation. Simply कहें तो टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर पेशेंट के डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। रिहैबिलिटेशन करना इसका मतलब है कि पेशेंट डिजीज़ होने से पहले जिस वर्किंग कंडीशन में था उस कंडीशन तक लाने की कोशिश करना, दिस इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन। और टर्सरी प्रिवेंशन में इस पर ही फोकस किया जाता है। याद रखिएगा, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन इंक्लूडेड इन
tertiary prevention. Next question. Which of the following activities carried out at the PSC level for the prevention and control of vector-borne disease? प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर कौन सी एक्टिविटी के द्वारा हम वेक्टर बॉर्न डिजीज के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं? सोर्स रिडक्शन, मास ट्रीटमेंट, डॉट्स थेरेपी या डीईसी ट्रीटमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सोर्स रिडक्शन। जिस सोर्स से इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल करके, उस सोर्स को रिड्यूस करके हम स्प्रेड को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इज। स्पर्म का लाइफ स्पैन आपको बताना है 12 to 24 hours, 48 to 72 hours, 0 to 12 hours, 24 to 48 hours. The right answer is option B, 48 to 72 hours. याद रखिएगा, लाइफ स्पैन का मतलब है कि स्पर्म कब तक फंक्शनिंग स्टेट में है, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान जब इजैक्यूलेशन होता है तो इजैक्यूलेशन द्वारा स्पर्म को वेजाइनल कैनाल में ड्रॉप किया जाता है। उस समय से लेकर स्पर्म 40 उस समय के बाद से लेकर 48 से 72 आवर्स तक अपनी फंक्शनिंग स्टेट में रहता है। यानी इस दौरान यदि स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आ जाए तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। आपसे यदि ओवम के बारे में पूछ लिया जाए कि इसका वाइबिलिटी पीरियड या लाइफ स्पैन कितने समय का होता है तो आप बताएंगे 12 to 24 आवर्स। आफ्टर ओव्यूलेशन द एग लाइव्स फॉर 12 to 24 hours the and most be fertilized in this time if women to be pregnant. Next question, important one. Softening of cervix during pregnancy is known as. प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स का सॉफ्ट होना क्या कहलाता है? ओसिएंडर साइन, गुडेल साइन, चैडविक साइन या चॉस्टिक साइन? The right answer is option B, it is Goodell sign. प्रेगनेंसी के दौरान यदि सर्विक्स जो है लिप्स की तरह, होठों की तरह सॉफ्ट हो जाए तो ये कंडीशन गुडेल साइन के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जो सर्विक्स है वो आपकी नोज टिप की तरह हार्ड होता है, ना कि लिप्स की तरह सॉफ्ट। इसके अलावा ओसिएंडर साइन की यदि बात की जाए तो इट इज ड्यू टू प्रेगनेंसी इन विच pulsation increased in lateral vernix fornix, vaginal fornix. वेजाइना के लेटरल फॉर्निक्स वाले एरिया में पल्स का तेज फील होना ओसिएंडर साइन कहलाता है। अब बात की जाए गुडेल साइन की, तो गुडेल साइन का मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल एरिया में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने के कारण, वेस्कुलराइजेशन के कारण उस एरिया की सॉफ्टनिंग बढ़ जाती है। ये गुडेल साइन के नाम से जानी जाती है। अब बात करें कि चैडविक साइन क्या है, तो चैडविक साइन का मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइना का कलर ब्लूइश या पर्पलिश रेड हो जाना चैडविक साइन कहलाता है। चॉस्टिक साइन क्या है? चॉस्टिक साइन वह साइन है जिसमें कैल्शियम की कमी के कारण फेशियल नर्व वाले एरिया को टच करने पर वहां के मसल्स में एबनॉर्मल ट्विचिंग होती है। दिस इज कॉल्ड चॉस्टिक साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की थर्ड स्टेज जिसमें प्लेसेंटा
एक्सपेल आउट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? ब्लीडिंग, शॉक, सब इन्वोल्यूशन या फिर परफोरेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज ब्लीडिंग। लेबर की थर्ड स्टेज के अंदर या इसके बाद सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग एज अ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्शिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी वुमेन को प्री एक्लेम्शिया हुआ है तो इसके लिए, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए बायोकेमिकल मार्कर के रूप में किसे देखा जाता है? प्रोटीन यूरिया को, सीरम यूरिक एसिड को, सीरम क्रिएटिनिन को या सीरम सोडियम को? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सीलेंट गाइस। अगर प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है, यानी वुमेन हाइपरटेंसिव है, और वुमेन के यूरिन में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मौजूद है और वुमेन की बॉडी में एडिमा मौजूद है, तो ये तीनों फाइंडिंग एक साथ मिलने पर इस वुमेन को हम प्री एक्लेम्प्टिक वुमेन के नाम से जानते हैं और बायोकेमिकल मार्कर के रूप में प्रोटीन यूरिया फाइंडिंग को देखा जाता है। इस सिचुएशन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में MgSO4 का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इलिक्टेड ड्यूरिंग द बाइमैनुअल एग्जामिनेशन। प्रेग्नेंट वुमेन को जब आप मैनुअली एग्जामिन कर रहे हैं उस दौरान आपको रिदमिक रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं, तो ये साइन क्या कहलाता है? पिस्कासेक साइन, जैकवेमर साइन, हैगर साइन या पाल्मर साइन? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज कॉल्ड पाल्मर साइन। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते समय जब आप वुमेन के एब्डोमेन एरिया पर अपनी हथेली रखते हैं, पाम्स रखते हैं, तो यहाँ पर आपको रेगुलर और रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं। ये साइन पाल्मर साइन कहलाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।